मैंने मुख्तसरन उसे सारी बात बता दी। वो बोला पुलिस ने लक्ष्मीबाई को भी पकड़ लिया था। मुझे खतरा था कि वो राज न उगल दे, मगर बड़ी बहादुर औरत निकली। पुलिस को उसने हमारे बारे में कुछ न बताया। एक हसीन रिश्वत देने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मैं 4 रोज यहाँ से गायब रहा हूँ। हालात अब भी नॉर्मल नहीं है। पुलिस तुम्हारी तलाश में है। उसे असल कातिल भी अब तक नहीं मिला। मैंने बताया कि भगवा हमारी कमीनगाह में है और वो सिद्धा का, जो कि खुद डाकू है, वफादार साथी है। मैंने पुलिस मुकाबले का हाल भी बताया। उसने कहा कि वो अखबार में ये खबर पढ़ चुका है। अब तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके अपनी डाकू को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। नौरीन को मैं आज रात ही सूरत जाकर अपने दूसरे एजेंट के हवाले कर दूंगा, जो उसे राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देगा। उसके बाद डॉक्टर आफरीदी के बारे में मेरे आदमी ने सिर्फ इतना बताया है कि उससे फौज चांदपुर छावनी में ले गए हैं। मैंने पूछा, ये चांदपुर छावनी कहाँ है? दादा भाई बोला, तुम जिधर से आए हो उधर रास्ते में अमरेली कस्बा आया होगा। वहां से दरियाए घाट तक को पार करने के बजाय अगर तुम दरिया के साथ साथ पश्चिम की तरफ चलो तो 5 कोस चलने के बाद दरिया का एक पुल आता है। चांदपुर छावनी उस पुल के उस तरफ एक जंगल को साफ करके बनाई गई है। वहां पर पहले सिर्फ फौजियों के क्वार्टर और कोठियां थी, मगर अब कुछ सिविलियन दुकानदार किस्म के लोग भी आबाद हो गए हैं। ये छावनी नई नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि डॉक्टर फरीदी को वहां रखा गया है? मेरे एजेंट ने अंधेरे में अपनी चमकीली आंखें मुझ पर जमा दी। हमारे आदमियों की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जहाँ तुम्हारा रहना हम सब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये कहकर एजेंट गिराज की तरफ मुड़ गया। मैं क्वार्टर में आ गया। सीधा तड़प कर बोली, रघु तेरा दोस्त कैसा है रे? उसने अभी तक हमें खाने को कुछ भी नहीं पूछा। मैंने नौरीन को अंग्रेजी में सारी बात बता दी और सिधा को लेकर बाहर निकल आया। अपना एजेंट वहां नहीं था। वो सिधा यानी एक अजनबी औरत की वजह से इधर उधर हो गया था। सिधा तमिल जबान में एजेंट को कोस रही थी। मैं उसे तालाब की तरफ खींचे लिए जा रहा था। हमारे सामने अब वापसी का सफर था। रात हमने उसी स्टेशन पर बसर की जिस पर ट्रेन से उतरे थे। सिधा को मैंने सारे हालात बयान किए। वो बोली, रघु तुम अकेले उस बूढ़े आदमी को फौज की कैद से नहीं निकाल सकोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा धर्म भी यही कहता है। मैं सोच में पड़ गया। बात उसने ठीक कही थी। मैं पहले ही पुलिस और फौज को जासूसी और कत्ल के इल्जाम में मतलूब था। सिधा सपेरन के भेस में मेरे लिए रास्ता हमवार कर सकती थी। मैंने उसे साथ रखने का फैसला कर लिया। सिधा बड़ी खुश हुई। रात स्टेशन के बाहर पीपल के दरख्त तले गुजार दी। सुबह सुबह वहां से लारी पकड़कर बुराला कस्बे में आए, जहां से पैदल ही अमरेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई। एक छोटा सा गांव नजर आया। वहां एक मंदिर के आंगन में रात काटी और सुबह मुंह अंधेरे उठकर दरियाए घाट तक की तरफ चल पड़े। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरा आधा मिशन मुकम्मल हो गया था और नौरीन महफूज हाथों में पहुंच गई थी। अब मैं अपने बकिया मिशन की तकमील के लिए सर धड़ की बाजी लगाने जा रहा था। दरियाई धार तक पर पहुंचकर हमने उसके किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। चंद कोस चलने के बाद दूर हमें पुल दिखाई देने लगा। करीब पहुंचे तो देखा कि वो कश्तियों से पुल बनाया गया था और उसकी बाएं जानिब उसी किनारे पर जरा नशेब में छोटे छोटे क्वार्टर नुमा मकान बने हुए थे। इनमें 2 मंजिला इमारतें भी थीं। दूर से मुझे कुछ फौजी ट्रक एक ग्राउंड में दाखिल होते नजर आए। मैंने सिधा से कहा, सिधा यही वो छावनी है जहां डॉक्टर फरीदी को किसी खुफिया मकाम पर कैद रखा गया है। सिधा अपनी लाल लाल आंखों से इन इमारतों और मकानों को घूरने लगी। उसका सांप बेटा साहू उसकी कलाई में लिपटा हुआ था। जैसा कि अपने एजेंट ने मुझे बताया था, उस चांदपुर नामी छोटी सी फौजी छावनी में एक जानिब नई आबादी भी नजर आ रही थी। ये फौजी दफातर में काम करने वालों और दुकानदारों के क्वार्टर्स थे। जिस मैदान में फौजी ट्रक दाखिल हुए थे उसकी एक जानिब ढलानी छत वाली 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी दूसरी मंजिल के बरामदे में मुझे पहरे पर खड़े 2 फौजी दिखाई दिए। जरूर उसी इमारत में किसी जगह हमारा टारगेट था, जहां बड़ी धुरंदेशी और एक खास हिकमत अमली के तहत अपने मंसूबे पर काम करने की जरूरत थी। हमें सबसे पहले ये पता चलाना था कि उस छावनी में कोई खुफिया तहखाना या जेल की कोठरी कहाँ है। उसके बाद ये मालूम करना था कि क्या वहां पर डॉक्टर फरीदी मौजूद हैं। बाद अज़ां डॉक्टर फरीदी को वहां से निकालने का मरहला था, जो एक दुश्वार काम था। सिधा इस ज़िम्न में मेरी मदद कर सकती थी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि सिधा भी एक मफरूर डाकू थी और मैं भी एक मफरूर कातिल और गैर मुल्की जासूस था। पुलिस दिन रात हम दोनों की खोज में रहती। सिधा को तो पुलिस ने अभी तक नहीं देखा था, मगर मेरी तस्वीर सिविलियन और मिलिट्री पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थी। अगरचे मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था, फिर भी करीब से मैं पहचाना जा सकता था। सिधा बोली, रघु अगर तुम्हें अपने आदमी को यहाँ से निकालना है तो फिर हमें इस बस्ती के बाहर किसी खुफिया जगह पर डेरा जमाना होगा। बात उसने मेरे दिल की कही थी। हमें चांदपुर छावनी से बाहर रहकर पहले अपनी जगह बनाई थी, फिर वहां से अपने मंसूबे का आगाज करना था। सूरज मशरकी पहाड़ियों से
ऊपर आ गया था और उसकी सुनहरी किरणें छावनी के मकानों की छतों को रोशन कर रही थी। हमारे पास सांपों की एक पटारी, एक झूला और एक सपेरों वाली बीन थी। सिद्धा के पास एक भरा हुआ पिस्तौल भी था जो उसने अपने गेरुए रंग की धोती नुमा साड़ी में छुपा रखा था। बस्ती के करीब भी बबूल के बहुत से दरख्त उगे हुए थे। ये वीरान इलाका था। मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोदा था जिस पर झाड़ियां उगी थी। यहाँ एक तरफ से लोग मिट्टी खोद कर ले गए थे, जिसकी वजह से वहाँ एक छोटा सा खोनुमा गार सा बन गया था। हमने उसी खो में अपना ठिकाना बना लिया। इधर उधर से घास फूस इकट्ठा करके अंदर जमीन पर बिछा दिया। सीधा बस्ती के बाजार से एक एल्युमिनियम की देगची, मिट्टी के 2-4 प्याले, मिट्टी की गागर और एक लोटा खरीद लाए। उसने वापस आकर बताया कि बस्ती का सिर्फ एक ही छोटा सा बाजार है जहाँ आटा, दाल, चावल, मिट्टी का तेल और बर्तनों की चंद एक दुकानें हैं। वो क्वार्टरों की तरफ नहीं गई थी, वो थोड़े से चावल भी लेती आई थी। बेरी के जंगली दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी नदी बहती थी जहाँ से वो पानी की गागर भर कर ले आई। उसने दाल चावल की खिचड़ी पका ली जो हमने मिलकर खाई। फिर सीधा खो में एक तरफ आलती पालती मारकर बैठ गई। ये उसके साम बेटे साहू के दूध का वक्त था। मैं अपने ख्यालों में गुम था। अभी तक मेरे जहन में कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया था जिस पर मैं अमल शुरू करता। जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। शाम को दूध पिलाने के बाद सीधा मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोली, स्वामी, तुम मेरे होते हुए क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे आदमी का खोज लगाकर छोड़ूंगी। मैं फौजियों की बैरक के पास जाकर सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने उनसे ताल्लुकात पैदा करूंगी। मैंने सीधा की तरफ देखा, वो चुप हो गई। फिर लाल लाल आंखों से घूरती हुई मुझे बोली, रघु, तुम मुझ पर शक करते हो? अरे इस संसार में तुम्हारे सिवा मुझे कोई हाथ तो लगा कर देखे, उसे कच्चा न चबा जाऊं। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी और आवाज सांप की फंकार की तरह हो गई। हाँ, बड़ौदा के जेलर से अभी मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। उसने मेरा चेहरा अपनी खुरदरी हथेलियों में ले लिया और मेरी आंखों में अपनी लाल लाल गर्म गर्म आंखें डालकर बोली, मुझे माफ कर देना रघु। उसने अपने आदमियों की मदद से मुझे रस्सियों से बांध दिया था। मैं बेबस हो गई थी। इस तरह तो तुम भी बेबस हो जाते, लेकिन मेरे सीने पर बड़ौदा के जेलर का एक गहरा दाग है। मैं एक बार अपने आदमियों के साथ उसके मकान पर बदला लेने गई थी, मगर वो वहां पर मौजूद नहीं था रघु। मैं अपने सांप बेटे की सौगंध खाकर तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बड़ौदा के जेलर से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मैंने उसे दूसरी बातों में लगाकर मौजू बदल दिया। वो बहुत जज्बाती हो रही थी। वैसे भी बड़ौदा के जेलर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो उस वक्त इस फिक्र में गुम था कि डॉक्टर फरीदी का सुराग कैसे लगाया जाए और सीधा इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती है। मैं खुद छावनी का रुख करने से गुरेज कर रहा था। मेरी शिनाख्त किए जाने का खतरा था। मैं सिर्फ अशद जरूरत के तहत ही ऐसा कर सकता था। बिलाखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सीधा को ही भेजूं कि छावनी के इलाके में जाकर वहां का हुतू दरबा मालूम करें। वो दोपहर को गई, मगर उसकी मालूमात से मैं कोई खास अंदाजा न लगा सका कि छावनी में कौन सा दफ्तर कहाँ है और कौन सा फौजी अफसर किस जगह रहता है जो मेरे मिशन में मेरे काम आ सकता है। एक रोज जब दिन की रोशनी कम हुई तो मैं खुद सपेरों का झोला बगल में लटकाकर बीन हाथ में लिए खुद ही चांदपुर बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये क्वार्टरों की 4-5 गलियों वाली बस्ती थी जहाँ कुछ दुकानें भी थीं। छावनी की इमारतों की तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ सड़क पर रुकावट खड़ी करके एक चेकिंग पोस्ट बना दी गई थी। मैं उसे दूर ही से देखकर वापस आ गया। दूसरे दिन मैं और सिंधा इकट्ठे बस्ती में गए। 2-1 जगहों पर हमने सांप का तमाशा भी दिखाया। क्वार्टरों में से बच्चे निकल कर जमा हो जाते। मैंने देखा कि ये क्वार्टर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के थे। कमीशन्ड ऑफिसर शायद छावनी की हुदूद के अंदर रहते थे। हम तमाशा दिखाकर क्वार्टरों की कतार के करीब से गुजर रहे थे। मेरी नजर एक क्वार्टर के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर गुजराती जबान में लांस नायक विष्णु नंद्रीकर के आगे ब्रैकेट में इंटेलिजेंस का लफ्ज लिखा था। मेरे अंदर जैसे कोई चीज जाग पड़ी। मैंने सीधा को वो क्वार्टर दिखाते हुए आहिस्ता से तमिल जबान में कहा, इस क्वार्टर को याद रखना। उसने पलटकर क्वार्टर पर निगाह डाली और खामोश हो गई। जब हम बस्ती से निकलकर अपनी खो की तरफ जा रहे थे तो उसने मुझसे इस क्वार्टर के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वहाँ विष्णु नंद्रीकर नाम का एक ऐसा फौजी रहता है जिसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और इस आदमी से हमें डॉक्टर फरीदी के बारे में बड़ी अहम मालूमात मिल सकती हैं। सीता ने अपने बेटे सांप को अपनी गर्दन से उतारकर अपनी कलाई पर लपेटते हुए कहा, क्या हमें उसे अगवा करना होगा? मैंने उसे समझाया कि हमें उसके साथ ऐसे मरासिम मुस्तवार करने होंगे कि उसे हमारा एतमाद हासिल हो जाए, वो जज्बाती एतबार से हमारे कब्जे में आ जाए और हम उससे बातों ही बातों में डॉक्टर फरीदी के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकें, जिसका मुझे यकीन था कि उसे जरूर इल्म होगा। मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आ गया।
मैंने सिद्धा से पूछा, सिद्धा तुम्हारे पास कोई ऐसा सांप है जो इस फौजी के घर के किसी फर्द को रात के वक्त जाकर सूंघाया करे? क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अगर किसी को सांप सूंघ जाए तो वो मरता नहीं लेकिन बेहद बीमार हो जाता है और जान के लाले पड़ जाते हैं। सिद्धा बोली, ऐसा तो कोई खास सांप मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी भी सांप से ऐसा काम ले सकती हूँ, मगर इसके लिए जरूरी है कि मेरा सांप उस खास आदमी के बदन की खुशबू से वाकिफ हो। इसके लिए सांप को उस आदमी के जिस्म का कोई कपड़ा सूंघाना पड़ेगा। अपनी खो तक पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में एक पूरी स्कीम तैयार हो चुकी थी। मैंने ये सारी स्कीम सिद्धा को समझा दी। अपनी इस नई स्कीम पर अमल पैरा होने के लिए हम अगले रोज दोपहर के वक्त अपनी खो से निकलकर चांदपुर के क्वार्टरों में आ गए। मुझे मालूम था कि उस वक्त लोग कामकाज पर गए होते हैं और घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही होते हैं। मैं लांस नायक नंद्रिकर के किसी बच्चे को निशाना बनाना चाहता था क्योंकि बच्चे के साथ बाप के शदीद जज्बात वाबस्ता होते हैं। हमने ऐन लांस नायक नंद्रिकर के क्वार्टर के सामने जाकर सांप का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। मैं झूला जमीन पर रखकर बैठ गया और बीन बजाने लगा। सिद्धा ने सांपों की पटारी सामने रख दी और गुजराती जबान में सांपों की तारीफ में उनका एक मखसूस गीत गाने लगी। वो खुद सौराष्ट्र की रहने वाली थी और बचपन में उसने मांड कबीले की सपेरन औरतों के ये गीत सुन रखे थे। इधर उधर से छोटे बड़े बच्चे क्वार्टरों से निकलकर जमा हो गए, मगर अभी तक लांस नायक के क्वार्टर से कोई बच्चा नहीं निकला था। मैंने सोचा कि अगर जहां कोई बच्चा न हुआ तो फिर ये काम इस घर की किसी औरत से लिया जाएगा। लेकिन मेरे देखते ही देखते नंद्रिकर के क्वार्टर से कोई 6-7 बरस की उम्र का एक काला कलोटा बच्चा भागता हुआ बाहर निकला। उसने निक्कर और पुराना कुर्ता पहन रखा था। मैंने सिद्धा को इशारे से वो बच्चा दिखाया। सिद्धा ने उसके करीब जाकर उसे प्यार किया और गुजराती जबान में बहुत जल्द मालूम कर लिया कि वो उसी घर में रहता है और उसका बाप छावनी काम पर गया हुआ है। सिद्धा सांपों का तमाशा दिखाने लगी। अब कुछ बड़ी बूढ़ियां भी क्वार्टरों से निकलकर अपने दरवाजों में खड़ी हो गईं। उस बच्चे का नाम सिद्धा ने मालूम किया नंदू था। नंदू के क्वार्टर से कोई औरत बाहर नहीं आई थी। सिद्धा ने एक खास सांप अपने हाथ में पकड़ा और एक चक्कर लगाकर क्वार्टर के बाहर खड़ी औरतों से खैरात की अपील करने लगी। इस दौरान में मेरी निगाहें सिद्धा पर जमी हुई थीं। वो बड़ी होशियारी से लांस नायक नंद्रिकर के बेटे नंदू के करीब से गुजरी और मैंने देखा कि उसने बड़ी तेजी से सांप का मुंह बच्चे की तमीज से छुआ था। बच्चा डर कर क्वार्टर की तरफ भाग गया, लेकिन सिद्धा अपना काम कर चुकी थी। औरतों ने हमें सूखे चावल और आटा दिया जिसे हमने झोलों में डाला और सांपों की पिटारी उठाकर वहां से चले आए। क्वार्टरों से निकलते ही सिद्धा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि उसके सांप ने उस लड़की की कमीज को सूंघ लिया है। वो बोली, भगवान करे कि वो उसी का बच्चा हो। मैंने कहा, बच्चा उसी क्वार्टर से निकला था, वो यकीनन लांस नायक का ही बेटा होगा। अपनी कमीनगाह में वापस आकर सिद्धा ने उस सांप को बाहर निकाला जिसने बच्चे की कमीज सूंघी थी। सांप का रंग सब्जी माइल स्याह था और ये बालिश भर का सांप था। सिद्धा बोली, रघु, मैं इसे आधी रात को तुम्हारे दुश्मन के क्वार्टर की तरफ भेजूंगी जब घर के सब लोग सो रहे होंगे। ये बड़ी खामोशी से सीधा बच्चे के पास जाएगा और उसकी टांग सूंघ कर वापस आ जाएगा। सांप के सांस के असर से बच्चा बीमार पड़ेगा, फिर उसका जिस्म सूखना शुरू हो जाएगा और मुसलसल 15 रोज सांप के सूंघने के बाद वो मर जाएगा। मैंने कहा, हमें इस बच्चे को हलाक नहीं करना सिद्धा, मैं इससे पहले अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करूंगा। रात को हम खो में दिया जलाकर जागते रहे। आधी रात के बाद सिद्धा ने उस खास बालिश्त भर के स्याह सांप को पटारी से निकाला, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंके और उसे छोड़ दिया। सांप अंधेरे में गायब हो गया। मुझे एक पल के लिए यूं महसूस हुआ जैसे मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा है जो हो सकता है निशाने पर न लगे। जब मैंने अपने इस शक का इजहार किया तो सिद्धा हंसकर बोली, रघु, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए इतनी मुद्दत हो गई है, फिर भी तुम मेरे सांपों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। ये सांप सीधा उस बच्चे नंदू के पास ही जाएगा, वो जहां कहीं भी सो रहा होगा। ये उसके करीब जाकर सिर्फ उसे सूंघ कर वापस आ जाएगा, उसे काटेगा हरगिज नहीं। मैं दिल ही दिल में उस मासूम बच्चे की जिंदगी की दुआ करने लगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे की जिंदगी भी अजीज थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। हम अब अपने सांप की वापसी का इंतजार करने लगे थे। सिद्धा चटाई पर लेट गई। दिए की धीमी रोशनी में उसकी आंखें किसी वक्त याकूत की तरह चमकने लगती। उसने अपने सांप बेटे को सीने से लगा रखा था। बड़ी हसरत से आह भरकर बोली, रघु, मेरे बेटे ने मुझे तुमसे जुदा कर रखा है, ये भी कैसी औलाद है मेरी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे खुश्क पत्तों पर सांप चल रहा हो। यूं ही बातें करते 1 घंटा गुजर गया। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे गुजर गए तो मुझे तशवीश हुई। सिद्धा मुस्कुराई, मेरा सांप आ रहा है, मुझे उसकी खुशबू आ गई है। वो उठकर बैठ गई। उसने चिराग की रोशनी में खो में आने वाले रास्ते को देखा। मेरी निगाहें भी उसी तरफ जमी थी। मुझे तो वो बालिश्त भर का स्याह सांप नजर ना सका, लेकिन सिद्धा ने प्यार से चमकारते हुए उसे जमीन पर से अपनी हथेली पर उठा लिया और उसे चूम कर बोली, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हें कोई मारने को तो नहीं दौड़ा? सांप से बातें करते हुए उसने उसे चारों तरफ से देखा। मैंने चिल्लाकर कहा, इससे पूछो कि लड़के को सूंघ कर आया भी है कि नहीं। सिद्धा ने हल्का सा कहा लगाया, रघु, तुम मेरे बच्चों को नहीं समझ सके। मेरे पति देव जरूर हो पर मेरी औलाद से नावाकिफ हो। मुझे अपने सांप के मुंह से उस
बच्चे के जिस्म की बू आ रही है। ये अपना काम कर आया है, कल फिर ये उसे सूंघने जाएगा। मैंने बेताबी से पूछा, ये कब तक उसे सूंघेगा? सिद्धा बोली, सिर्फ 4 रोज सूंघने के बाद बच्चा बीमार पड़ जाएगा। छठे रोज उसका जिस्म सूखने लगेगा। इसका मतलब था कि मुझे कम से कम 7 दिन तक वहीं खो में ही बैठे रहना था। सिद्धा जैसी डाकू औरत के पास इतने रोज अकेले रहना मेरे लिए यूं भी मुश्किल नहीं था कि मैं उसका आदी हो चुका था। चुनाचे मैंने ये दिन गुजार दिए। इस अरसे में मैंने तस्तन सिद्धा को भी बस्ती की तरफ न जाने दिया। 8वें रोज मैंने उसे क्वार्टरों की तरफ भेजा। मैं खुद उसके साथ न गया। अपनी स्कीम के मुताबिक सिद्धा को अकेले ही जाना था। वो दिन उस वक्त गई जब सब मर्द घर पर ही होते हैं। कोई 2 घंटों के बाद वापस आए तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था।